बेजुबानों की आवाज बनो, संवाद करो, डूबते का पतवार बनो। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में मेरे साथ जो अतिथि संवाद करने के लिए जुड़े हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ हैं अमरेंद्र किशोर जी, जो डेवलपमेंट फाइल्स के कार्यकारी संपादक हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम, नमस्कार। जी नमस्कार। शख्सियत के कार्यक्रम के तमाम दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और खास तौर से आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम शुरू होने के पहले कि आपने मुझे मौका दिया है अपने खास और सुधी दर्शकों के साथ रूबरू होने का। जी सर, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ आप संवाद के लिए जुड़े हैं और तमाम दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ मैं तकनीकी वजह से कभी ना कभी बिल्कुल कोशिश करती हूँ टाइम पे, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों से और आपसे भी सर। अपने दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी, अमरेंद्र सर की शख्सियत बहुत बड़ी है। आपने विकास पत्रकारिता में आपका 25 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर भारत के कई राज्यों और बांग्लादेश के साथ इंडोनेशिया के दुर्गम इलाके में बहुत वहां के मूल बाशिंदों के लिए विशिष्ट कार्य किए हैं। हिंदी पत्रकारिता में आपके लेख पढ़ने को और समझने को मिलते रहते हैं। पर्यावरण और अन्य ब्याही माताओं के, क्षमा चाहूंगी, पर्यावरण और अन्य ब्याही माताओं के अलावा बाल विधवाओं के लिए भी आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। पहले मैं आपसे ये चाहूंगी समझना सर कि एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के नजरिए से आप भारत को कैसे देखते हैं। आपने पहला ही सवाल, ये बिल्कुल खेल की नीति के खिलाफ है कि पहला ही सवाल आपने बाउंसर मारा है। कोई बात नहीं। देखिए, पत्रकारिता की का अपना कोई वर्ग और उपवर्ग नहीं होता है। लेकिन आपने जी। कहा कि डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के नजरिए से आप हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं, तो सच पूछिए तो भारत तीन भागों में है। मैं भारत को तीन नजरिए अपने नजरिए में मैं भारत को तीन भागों में बांटता हूँ। पहला है इंडिया 1947 तक का। उसके बाद जी। हिंदुस्तान, भारत, और असली भारत जो है वो है हिंदुस्तानवा। पूरी लड़ाई जी। ये त्रिस्तरीय और तीन स्तरीय लड़ाई नहीं है। ये पूरी लड़ाई जो है वो इंडिया और हिंदुस्तानवा के बीच की है। अब आप खुद तय कर जी। सकती हैं कि इंडिया के साथ कौन है और हिंदुस्तानवा के साथ कौन है। इस हिंदुस्तानवा के साथ जो राजनीति हो रही है वो मुल्की राजनीति का उसे नाम दिया गया है, और इंडिया के नाम की जो राजनीति है वो आज भी चल रही जी। है। और सबके सामने है कि हिंदुस्तान के साथ कौन है, हिंदुस्तानवा के साथ कौन हम्म। है, और इंडिया के साथ हम्म। कौन है। और ये इस तरह जी। की बात सबसे पहले 28वें 29वें आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ब्रह्मदेव जी। शर्मा जी। उन्होंने भारत को तीन हम्म। भागों में बांटा था, इंडिया, भारत और हम्म। हिंदुस्तानवा। मैं उसी नजरिए से भारत को देखता हूँ। और मैंने जी। करीब करीब भारत के 3 से लेकर 350 जिलों में मैंने भ्रमण किया है। मैंने वहां के लोगों को जी। देखा है, खासतौर से भारत के आदिवासियों को। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तानवा की धड़कन कहीं ज्यादा है, बाकी सब तो दिखावा है। जी। बहुत बिल्कुल अद्भुत तरीके से समझाया है। दर्शकों को भी समझ में आ रही होगी बात की ये कितनी गहन अध्ययन और है आपकी। बहुत ही इस तरीके से हमने समझा भी नहीं था। कई लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सर। आपने बहुत अच्छा आपने समझाया इस सवाल का। अ, विकास का असली मकसद क्या होना चाहिए था सर। मेरा सवाल, विकास का असली मकसद क्या होना चाहिए था और उस मकसद की किस हद तक मौजूदगी है वर्तमान में। देखिए, ये सवाल जो विकास का है, मुद्दा तो ये है कि आजादी का असली मकसद क्या होना चाहिए।
दिक्कत की बात आज ऐसी हो गई है, यदि आप जी असली विकास की बात करें, समाजोन्मुखी बात करें, समाज के लिए बात करें, तो आज की तारीख में आप देशद्रोही कहलाएंगे, राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे, और नहीं तो नक्सली जरूर कहलाएंगे। डर लगता है। हम्म, विकास की असली परिभाषा देने के पहले डर लगता है। लेकिन मेरा कहना है कि आजादी का मतलब, इस पर ज्यादा चर्चा हो, आजादी का मतलब क्या है, और वही आजादी विकास है। संसाधनों का उचित बंटवारा होना चाहिए, जिसके लिए पंडित नेहरू ने भी बहुत सारी बातें की, लोहिया ने भी बहुत सारी बातें की, और जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा। संसाधनों का सही जी बंटवारा होना चाहिए। जिस सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, तो जी समाज के बीच संसाधनों का सही बंटवारा आपने किया, मेहनत की उचित हकदारी मिलनी चाहिए, और मानवता के जितने भी प्रतिमान हैं उसका सम्मान होना चाहिए। हम्म, आजादी का मतलब यही है। और विकास का मतलब आप कभी नहीं समझें कि सड़कें बना देना, मकान बना देना विकास है। ये विकास कतई नहीं है। विकास वैसा विकास है, विकास उसे कहते हैं कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी हो, आप किसी चीज का भी संसाधन के सदुपयोग के लिए, उसके उपयोग के लिए आप उसका भुगतान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब आएगी हिंदुस्तान में, तभी माना जाएगा कि वो विकास हो रहा है या विकास हुआ। आदिवासी इलाकों में खास तौर जी से मैंने देखा है हम्म, कि वहां पे जी लोग अपनी जो सुविधाएं वो लेना चाहते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए भुगतान करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आप उन्हें अनाज दे देते हैं, स्पेशल पैकेज का चावल परोस देते हैं, गेहूं दे देते हैं काम के बदले, कि आपने कहीं ना कहीं उनको किसी सीमित में बांध कर रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी इच्छा है कि हम्म, वो पनीर खाएं, उनकी इच्छा है कि वो चावल खाएं, ये उनके ऊपर छोड़िए ना। काम और रोजगार की स्थितियां पैदा कीजिए। रोजगार के साथ आप उन्हें मजदूरी का, मेहनताना का उचित प्रावधान रखिए। अब दिक्कत क्या हो रही है, जब बात चल निकली है, तो आप जी मनरेगा मनरेगा चिल्ला रहे हैं। मनरेगा को पिछली हम्म, सरकार ने बहुत ज्यादा, वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, और आज की सरकार तमाम नसीहतों, तमाम फजीहतों के बाद उस मनरेगा को अपना रही है। लेकिन मनरेगा में जो आप मजदूरी दे रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं, वो बिहार में प्रचलित मजदूरी की दर से कहीं कम है। इसलिए मनरेगा बिहार में लोक प्रशंसित नहीं है। आपको देखना है कि जी काम के बदले एक समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हो पूरे देश में। इस पर काम नहीं हो रहा है। मनरेगा क्यों है, हम्म, मनरेगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे मनरेगा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आप विकास दे दीजिए ना। किसने रोका है आपको? तो ये तमाम तरह की अड़चने हैं, और इस पर बात होनी चाहिए। अब है कि विकास का चरित्र कैसा होना चाहिए, विकास का चाल चेहरा चरित्र चिंतन कैसा होना चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय हम्म, योजना तक लोक नीतिकारों की, नौकरशाहों की, और हमारे सियासतदारों की मंशा बहुत ही अच्छी थी। वो चाहते थे, उन्होंने खेती को पहले पंचवर्षीय योजना में उन्होंने तरजीह दिया। लेकिन बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई है? बर्बादी की शुरुआत हुई है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। बर्बादी की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई है, और वहीं से आप देखेंगे कि तमाम बर्बादियां होती चली गई हैं। आप सवाल जी कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर तो एक और बात है, जो अभी जो वर्तमान हालात हैं वे आज से नहीं हैं, वर्षों से हैं, सदियों से हैं। जैसे आजादी, आजादी जरूर है, लेकिन आजादी सही मायने में अपना मकसद और मतलब पूरी कर सकती है। मेरा मतलब ये सवाल सरकार से कहीं ज्यादा समाज से है। क्षमा करेंगे, सॉरी। जुड़ रहे हैं जी सर हाँ। हमसे। जी हाँ। आवाज आ रही है जी। सर? आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है।
हाँ बताइए। सर, जो वर्तमान हालात हैं वे आज से नहीं है, वर्षों से है, सदियों से है। आजादी जरूर है, लेकिन आजादी सही मायने में अपना मकसद और मतलब पूरी कर सकी है? मेरा मतलब है, ये सवाल सरकार से कहीं ज्यादा समाज से है। क्या कहेंगे? सरकार सरकार से आजादी की बात मत कीजिए शेफाली, दिक्कत हो जाएगी। आजादी एक शब्द बड़ा विवादास्पद हो गया, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जिस जिस स्वतंत्रता की आप बात करती हैं, उसमें समानता की बात कीजिए कि जो हो रही है, तो आजादी का असली मकसद कहाँ पूरा हुआ है? कहाँ पूरा हुआ बताइए। दिक्कत की बात हुई है कि अपने देश में आजादी के समय जिन संकल्पों को दोहराया था पंडित नेहरू ने जी। या उस समय के लोगों ने, उन संकल्पों को आज भी पॉलिटिकल पार्टीज उनका जो अपहरण किया है, उन्हें जो हाईजैक किया है, उससे दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि आजादी के तमाम मायने जो एक इंसानी हकीकत होनी चाहिए थी, समाज की हकीकत होनी चाहिए थी, वो महज एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह गया है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? वो पॉलिटिकल बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल बनकर सुन रह रही गया हूँ। है। आप किसी भी बिल्कुल सर। पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में पर्यावरण की बात नहीं देखेंगे। सवाल यह उठता है कि आप आजादी की बात कर रहे हैं, भारत में कोई एक भी ग्रीन पार्टी नाम की कोई संस्था क्यों नहीं आई है? पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह का क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वैसी चीजों में क्यों नहीं हो रहा है? पर्यावरण को लेकर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता है? पानी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? जल जंगल जमीन जन और जानवर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? क्यों ये मुद्दा? आप आजाद हो चुके हैं, अंग्रेजों के चंगुल से आप मुक्त हो चुके हैं, और आपका एजेंडा और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो जो है, वो जाति पे आधारित है, वो धर्म पे आधारित है, बिल्कुल। वो गोत्र पर आधारित है। ये कितने दुख की बात है। और 70 साल बाद भी हमारी नासमझी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। जो लड़ाई उन्हें जो पॉलिटिकल जो लड़ाई हुई थी, जो पॉलिटिकल आपको स्ट्रगल हुआ था, पॉलिटिकल टग ऑफ वार हुआ था, वो वही था जो आज हो रहा है। बहुत ही दुख की बात है। पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जब तक आप विकास को पॉलिटिकल पार्टीज के चंगुल में रखेंगे, सरकार के पास रखेंगे, तब तक आप आजादी का असली मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो गांव को दिया, देखिए विकास के पूरे आप ब्लूप्रिंट को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जी। बर्बादी जो हुई है वो पंचायती राज के बाद हुई है। आपको याद बिल्कुल। होगा, पंचायती राज आने के पहले एक मुखिया की बात होती थी, तो वही प्रेमचंद के पत्नी पंच परमेश्वर वाला जो मुखिया है, वो पगड़ी बांधे हुए और वो लोगों के बीच बैठा है, उस तरह का मुखिया का एक जी। की छवि प्रतिबिंबित होती थी और दिमाग में वैसी चीजें छवि आती थी। हमारे सामने, आज हाँ, छवि आती थी हमारे। आज आप देखेंगे मुखिया का मतलब क्या है? बलेरो में एक बैठा हुआ इंसान। और वो, बेशक मैं किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति पे नहीं बोल रहा, एक मुखिया की जी। लड़ाई एक एमएलए एक विधायक विधायकी की लड़ाई से कहीं ज्यादा हिंसक होती है, क्योंकि विकास का बहुत बड़ा फंड आप उसके हाथ में दे रहे हैं। अब इससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि बिहार सरकार ने अनपढ़ मुखिया लोगों को अनपढ़ मुखिया लोगों को शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया। ये कितने शर्म की बात है। तो बिल्कुल। जब पंचायती राज आने के बाद जिस तरह की अराजकता पैदा हुई है, आप एनजीओ को गालियां दे रहे हैं कि एनजीओ ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। पंचायती राज के नाम पर क्या हुआ है? आप आजादी का असली मकसद समझा रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं कोई तो अनुशासन रहना ही चाहिए था। नौकरशाही को आप गालियां दे रहे हैं। नौकरशाही का कम से कम पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और होती है आज की तारीख पे। आप एक आरटीआई डालकर किसी भी नौकरशाह के कारगुजारियों के और उसके कर्तव्य परायणता का आप जायजा ले सकती हैं। लेकिन एक मुखिया ने क्या किया, ये पूछने की हिम्मत आपकी नहीं है। वो सरेआम बिल्कुल लिंचिंग करवा सही कह सकता रहे है हैं आपका। सर। ये आजादी के नाम पे हम्म। जिस तरह की आजादी दी गई है, ये अराजकता मूलक व्यवस्था को कहीं ना कहीं पुष्पित और पल्लवित किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सर। और यहाँ पे, र, हाँ, बोलिए बोलिए जी। उसके बाद में रहा सहा का सर एमपी लैड स्कीम ने पूरा कर दिया। एमपी लोगों को आप 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं।
क्या हो रहा है, या तो वो फंड लौट जा रहा है या उस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो रहा है। ये क्या था, ये इसकी इसलिए था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत कर सकें। जैसे राजीव गांधी के जमाने में यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो बना, वो अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए 2 लाख ले जाओ, 1 लाख ले जाओ, और वहां आप लाइब्रेरी खोल लीजिए, नेशनल यूथ फेस्टिवल आप कर लीजिए, रीजनल लेवल पे यूथ फेस्टिवल कर लीजिए। क्या था ये सब? ये फंड की बहुत ज्यादा हेराफेरी थी। इन सब चीजों पे आपको नियंत्रण रखना था, ऐसी चीजों की शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। राजीव गांधी साहब ने बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम किया, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली के साथ जो मेरा विरोध है, मेरी असहमति जो है, वो पंचायती राज को लेकर के। पूरे सिस्टम के अपराधीकरण में पंचायती राज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ पे एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी या समझना चाहूंगी आपसे। पंचायती राज की जो दुर्दशा है, वो बिल्कुल अभी लग रहा है कि पतवार किसी और के हाथ में है, नाव कहीं है, और जो सब उसमें शामिल होते हैं वो भी डूब रहे हैं। और महिलाओं को आगे करके जो पंचायतों का जो हालत है, पंचायती राज की जब बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को आगे करके वहां भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं और करप्शन बढ़ रहा है कि उसमें जो जो महिलाओं को आगे करके, मैं सही कह रही हूँ सर, यदि आप तो समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि जो महिलाओं को आगे करके मुखिया के रूप में पद पे दे देते हैं, और उनका जो जो संबंधी होते हैं, पति भाई और ये सब जो भी है, तो वो पीछे से राज करते हैं सर। देखिए, ये मुखियापति एक वर्ड चला था बिहार में, बिहार और यूपी में। बिहार में, झारखंड में मैंने देखा कि मुखियापति शब्द बहुत चला। तो ये तो उसका आपको क्षेपक है, उसका परिणाम है, उसका दुष्परिणाम है। मैंने कहा ना कि पंचायती राज का तरीके से आप आकलन करने लगिए, विश्लेषण कीजिए, उसकी मीमांसा कीजिए, तो कई सारे आपको चीजें उभर कर सामने आएंगी, कई सारी ग्रंथियां उभर कर सामने आएंगी, और तब पता चलेगा कि हाँ, आखिर में कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं पंचायती राज के नाम पर। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं आपको ग्रामीण स्तर पर, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस पंचायती राज का रहा है। ग्रेट इंडिया स्कैम कोई है तो वह है पंचायती राज, कहीं कुछ नहीं है। जातिगत स्तर पर, जातीय स्तर पर और जातिगत स्तर पर जो मुखिया का चुनाव होता है, उनका 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 निर्वाचन होता है, और उसके बाद में फंड का जो खुला खेल चलता है, उसकी तो आप पूछिए ही मत। इसलिए विकास, आजादी का मतलब और मकसद तो आज तक समझ में नहीं आया। वो चाहे तो हमारे पॉलिटिकल मॉन्गर्स जो हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो बताएंगे, नहीं तो नौकरशाह बताएंगे कि आखिर में आजादी किस लिए आई थी। आज भी कोई गरीब है, लेकिन दिक्कत की बात यह है, यहाँ पे आरक्षण भी जो है वो जातिगत स्तर पर है। भले ही वो जाति कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो गई हो, कितना ही वो उन्नत क्यों नहीं हो गई हो, उसे मिलेगा, उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण समाप्त कर देना भी कोई हल नहीं है, कोई निराकरण नहीं है। खैर, हम लोग मूल मुद्दे पे आए कि आजादी का असली मकसद क्या था। तो चीजें तो वही रह गई हैं। वैसे ही संतोषी भात भात कहकर मर रही है, वैसे ही घास की रोटियां खाकर लोग बुंदेलखंड में लोग गुजारा कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे बेचकर अपनी परवरिश कर रहे हैं। और जहां तक महिलाओं के न्याय की बात है, तो आप जाकर देखिए उड़ीसा के कई जिलों में, जहां पे बिन शादी किए हुए लड़कियां मां बन रही हैं। आजादी का असली मकसद देखना हो, आप संसद भवन से और विधान मंडलों से जो भी घोषणा कर लें, आजादी का असली मकसद देखना हो और असली प्रतिफल देखना हो, तो जाइए सुंदरबन, जहां पे 12 से 15 हजार वैसी महिलाएं हैं जिनके जो रोजगार के चक्कर में, आजीविका के चक्कर में, जो मछली मारने गए, जो क्रैब पकड़ने गए, जो शहद जुटाने गए, और जो प्रतिबंधित जंगलों में चले गए, जो बाघ के लिए जो इलाके हैं, वहां पे बाघ ने उन्हें मार दिया। उनको टाइगर विडोज के नाम से उनके पुनर्वास के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने आजादी के कई बैरिकेड्स जो बना दिए हैं कि चूंकि आप जंगलों में जा रहे हैं, इसलिए वो गैर कानूनी है, इसलिए आप क्रिमिनल है। आप मारे भी गए तो आप क्रिमिनल का दर्जा आपको दिया जाएगा। इसमें इस तरह की कोई भी रियायत की बात नहीं है, पुनर्वास की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई भूखा आदमी पाप क्यों नहीं करे, बुभुक्षु किम न करोति पापम।
भूखा आदमी क्यों ना पाप करे, आप उसकी मीमांसा नहीं कर रहे हैं। आपने एक बनी बनाई लकीर तय कर दी है, और उधर जाने वाला पापी और इधर रहने वाला पंडित। तो ये वाला भाव जब तक रहेगा तब तक आजादी का असली मकसद पूरा नहीं होगा। नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही, बहुत सही कह रहे हैं सर। बहुत दर्दनाक तस्वीर है जो एक इंडिया और भारत की आपने दिखाई है, बता रहे हैं, और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। और आज भी ये बहुत ही दर्द है, टीस है कि आजादी का जो आजादी के सपने थे, जो हमारे नीति निर्धारकों ने जो देखा था, सोचा था, कहाँ पूरा हो पा रहा है, पूर्णता है नहीं है सर। बहुत सही आपने बात बताई है सर। आज भी गांव के अविकसित रहने का दर्द अखबारों में हम देखते हैं, झलकता है। गांव इतने पिछड़े क्यों है, क्या वजह है सर? दिक्कत की बात ये हुई है, ऐसा ही सवाल किसी टीवी चैनल में मुझसे पूछा गया था, तो जी। मैंने जवाब दिया था कि गांव के पिछड़ने का की जो सबसे बड़ी वजह रही है, वो वजह है गांव को विकास का फंड देना आप बंद कर दीजिए। गांधी जी ने कहा था लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होने की वजह से गांव के आसपास जितने भी संसाधन हैं उसका यदि आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो वैसे ही भिक्षावृत्ति रहेगी आपकी। भारत का हर गांव इतना संपन्न तो जरूर है जो अपने संसाधनों के बल पर वो विकसित हो सकता है और जिससे विकास का सफर पूरा किया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, नागालैंड का एक गांव है खनोमा। जी। नागालैंड के खनोमा गांव की तस्वीर यह है कि वहां के लोगों ने लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके अपने संसाधनों के बल पर वो इस हद तक पहुंच गए हैं, उस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है कि वो एशिया का पहला ग्रीन विलेज है, पहला वो हरित गांव है, आत्मनिर्भर गांव है। वहां के लोगों का अनुशासन देखिए, वहां के लोगों ने हथियार नहीं इकट्ठा किया बिहार और यूपी के गांवों की तरह। वहां के लोगों ने जाति जाति का दमामा नहीं पीटा। वहां के लोगों ने धर्म का चोला नहीं फहराया, धर्म का परचम नहीं लहराया। वहां के लोगों का एक धर्म है आत्मनिर्भरता। वहां विकास का कोई फंड नहीं जाता है, वहां के लोग तय करते हैं कि क्या करना है। तो गांव अपने आप में किसी जमाने में गणराज्य हुआ करता था। आप अपने गांव का आकलन कीजिए, उसकी औकात देखिए क्या है, और उसके अनुसार वहां पर विकास की भूमिका तय होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्वेंट में पढ़े लोग जो नीति आयोग में बैठे हैं, जो कभी योजना आयोग में बैठा करते थे, वो एक योजना तय कर देंगे और वही योजना बांसवाड़ा में, वही योजना छिंदवाड़ा में, वही योजना विजयवाड़ा में, वही कोरापुट में, वही पलामू में, वही कालाहांडी में। बात नहीं बनेगी। गांव के स्तर पर, गांव के स्तर पर विकास की भूमिका तय होनी चाहिए थी, विकास का प्रारूप तय होना चाहिए था। और विकास का प्रारूप तय कौन करता? गांव के लोग तय करते हैं। मैं पूछता हूं कि जितनी भी आज तक विकास की जितनी भी नीतियां तय हुई हैं, चाहे वो ढेबर आयोग की संस्तुतियां हो, चाहे वो वेरियर एल्विन की संस्तुतियां हो, या आपको दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिपोर्ट है, कहां गई वो रिपोर्ट्स की कॉपियां? कहां हैं? वो धूल चाट रही हैं। क्योंकि उन नीतियों को लागू किया जाएगा तो ये ठेकेदारों का, नौकरशाहों का और नेताओं का जो कॉकस है वो बर्बाद हो जाएगा। गांव के स्तर पर जब तक आप विकास की भूमिका तय नहीं करेंगे तब तक ना आजादी का असली मकसद पूरा हो पाएगा और न ही गांव सही मामले में आत्मनिर्भर होगा। आप सबसे पहले गांव को भेजा जाने वाला फंड रोकिए। देखिए, मुखिया के चुनाव का सारा ग्लैमर खत्म हो जाएगा, कोई मुखिया नहीं बनना चाहेगा, गांव का हर व्यक्ति मुखिया हो जाएगा। गांव का हर व्यक्ति अपने आप को एक ओनरशिप अप्रोच डेवलप होगा। गांव के लोगों का कुछ इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है, सड़कें बन रही है, कमाई का साधन। वो फल्ला पट्टी से फल्ला यादव पट्टी से रोड आए तो पंडित पट्टी से रोड आए, तो उससे होता क्या है कि जो सड़क है उसके साथ एक इमोशनल लगाव नहीं होता है। विकास के जो भी चीज जो भी तालाब खोदा जा रहा है उसमें ओनरशिप अप्रोच नहीं आ रहा है, इमोशनल लगाव नहीं हो रहा है। हाँ, तालाब है, तालाब की सफाई सरकार करेगी, हर बात के लिए सरकार करेगी। अरे क्यों करेगी सरकार? समाज के लोग क्या करेंगे?
और सरकार कोई अलग चीज थोड़ी ही है, समाज की बहुत बड़ी इकाई है सरकार। सरकार नीचे से शुरू बिल्कुल। होती है, और सरकार को बनाने वाला कौन है? सरकार को बनाने वाले हम और आप हैं। और ये बिल्कुल। जब तक आप नहीं सोचेंगे, आजादी का असली मकसद पूरा नहीं होगा। हम्म। तो बताइए। गांव के पिछड़ेपन की वजह आपने बहुत बखूबी बयां किया है, समझाया है दर्शकों को कि गांव पिछड़े हैं, उसकी वजह भी वो खुद ही है। और जो हम समाज है, जो इकाई आप कह रहे हैं कि सरकार जो है हमारी इकाई है, समाज से ही सरकार बनती है, तय होता है सब कुछ भी। तो बहुत सही सर आपने विश्लेषण किया। एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है सर? मेरा मतलब है क्या क्या करना चाहिए बच्चों को, या जो इंटरेस्टेड देखिए, हैं। जी। हाँ, ये बड़ा महंगा सौदा है। जर्नलिस्ट बनना ही अपने आप में आज की तारीख में, ये नहीं कि हर कोई आज की तारीख में सुधीर चौधरी बनना चाह रहा है, दीपक चौरसिया बनना चाह रहा है। तो आज तो पत्रकारिता का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। पहले समाज का और सत्ता का रास्ता पत्रकारिता द्वारा तय किया जाता था। पत्रकारिता शासित ये सारी चीजें थी। सत्ता के को अपने अंदर एक भय था कि पत्रकार है। आज की तारीख में सत्ता की चौखट पर पत्रकारिता भिस्ती की भूमिका पत्रकार भिस्ती की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। आपका मूल सवाल है कि डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता संस्थानों हम्म। के सिलेबस की जो सबसे बड़ी गलती है, तो जो देख रहे हो, यदि हम्म। किसी पत्रकारिता संस्थान के कोई महानुभाव देख रहे हो, जी। चाहिए जो सबसे बड़ी चीज है कि जब तक भारत के ज्यादातर पत्रकार, 90% पत्रकार, 90% से ज्यादा पत्रकार, पत्रकारों ने देशाटन नहीं किया है शुरुआती दौर में। पहले अपने देश को जानिए, सबसे बड़ी बात है। कल्चरल ज्योग्राफी को समझिए कि क्या है, भारत का असली चेहरा क्या है। आप जाकर उन सब चीजों से रूबरू होइए। जब तक आप लोनार लेक को नहीं देखेंगे, आप कैसे उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं? जब तक आप किसी भी चीज से रूबरू नहीं होते हैं, आप हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, वो है अपने समाज को जानना, अपने देश को जानना। डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के लिए बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज है कि वो पहले वहां के ज्योग्राफी की, भारत के ज्योग्राफी की जानकारी हो, कल्चर की जानकारी हो, इतिहास की जानकारी हो। तभी जाकर वो एक पत्रकार बन सकता है। और विकास होना कैसा चाहिए, और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, जो आप मानव शास्त्र कहते हैं, निर्विज्ञान कहते हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि हम जिन इलाकों में जा रहे हैं, वहां की पुश्तैनी समस्या क्या है, युगीन समस्या क्या है। तभी आप एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट की भूमिका में खरा उतर सकते हैं। और नहीं तो आप लिखिए, जितना लिखना हो, गूगल मौसी तो बैठी हुई है, जितना आपको लिखना हो आप लिखते रहिए। हेलो। गूगल की। हाँ जी सर। और बहुत अच्छे तरीके से आपने यह समझाया है कि कितना ज्ञान जरूरी है। और डेवलपमेंट जो पत्रकार बनना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, डेवलपमेंट जर्नलिस्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतन मनन की जरूरत है, और बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, जमीनी जो ज्ञान है। और जहाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सर। एक सवाल या जो आजकल देखने को मिलता है सर, ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी इस विषय को। भारत की पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है, पर वर्तमान समय में कई जगहों पर पुलिस के रवैये हमें चिंतित करते हैं। इसकी वजह क्या है? पत्रकार और पुलिस के तालमेल किस प्रकार से होने चाहिए? ऐसा है, शेफाली की एक्टिव जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, कि अखबार में रहकर और क्राइम बीट संभालना और पुलिस से निपटना मेरा कभी नहीं रहा है। मेरा कभी वो न शौक रहा है, न मेरी अभिरुचि रही। इसलिए पुलिस का रवैया क्या है, वो जितना आप जानती हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ। जो कुछ आईपीएस ऑफिसर्स जो मेरे मित्र हैं, जो ऊंचे पदों पर जा चुके हैं, उनसे जो मेरी बात होती है, उस लिहाज से मैं बताता हूँ कि अभी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना बहुत जरूरी है पुलिस के लोगों का, सिपाही से लेकर के और डीआईजी तक का।
उनको मानवीय पहलू जो जितने भी है उससे उनका परिचित कराया जाना जरूरी है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब तक पुलिस में वो कड़ापन नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अमानवीय हो जाए, जिसे चाहे वो अंदर कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आकर आजादी के इतने साल जब हो चुके हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आकर इस बात को समझना होगा कि आपका जो बितानी चेहरा था, जो राज के समय जो चेहरा था, अंग्रेजों के समय का चेहरा था, उस चेहरे को लेकर अब आप ज्यादा नहीं चल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की बात जरूर है कि जिस तरीके से नेताओं के चलते और किन्हीं अन्य कारणों से जो क्राइम बढ़ रहा है, वहां पे पुलिस को दिक्कत भी होती है। पत्रकार के लिहाज से मैं ज्यादा पुलिस के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई अनुभव भी नहीं है, और जिन चीजों में अनुभव नहीं है मैं ज्यादा इस पर आपको नहीं बता सर सकता कि हाँ बस आखिर में इस स्थिति। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो एक पत्रकार और पुलिस जब जाते हैं, कुछ भी बात होती है, कुछ क्राइम हो या कुछ भी बात होती है, तो वहां पे दोनों जो हैं, पत्रकार भी होते हैं, पुलिस भी होते हैं, तो कई बारी हाँ, लेकिन अमानवीय एक तस्वीर बात हमारे सामने आती है। एक बात है जी सर। कि मैं ये देखता हूँ कस्बाई स्तर पर जो पत्रकारिता की जो हालत है, कस्बाई स्तर पर एक कस्बाई पत्रकार की जो स्थिति है, एक किसी थाना जी के दरोगा से कहीं ज्यादा मजबूत, थाना के दरोगा से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति होती है। वो कहीं कहीं देखता हूँ मैं कस्बाई लेवल पे, ब्लॉक स्तर पर, या कस्बा कस्बानुमा शहर के स्तर पर, कि पत्रकार तो थानेदार को भी हड़का देते हैं। उनका इतना अच्छा नेटवर्क होते हैं, एक थानेदार गया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन वो पत्रकार की अपनी, और ज्यादातर पत्रकार तो मैं देखता हूँ जो थाना की दलाली करते हुए देखे गए हैं, थाना की दलाली करते हुए देखे गए हैं। और वो सबसे, यदि कोई अपराध होता है, कई जगहों पे मैंने बंगाल में भी देखा है कि जब भी कोई अपराध होता है, हम्म। तो लोग उस दलाल वो पत्रकार नुमा दलाल को पकड़ना पसंद करते हैं, जिसकी बहुत अच्छी पैठ थाने तक है। इसलिए पत्रकार और थाना हम्म। के बीच का संबंध बड़ा ही अच्छा है। दोनों मौसेरे भाई हैं, ठीक है। और ये चल रहा है, और इसमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेना और उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन दिक्कतें हो रही नहीं हैं। ये, और कहीं ना, हाँ, दिक्कतें ही आती हैं, क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं सर, जब फील्ड में देखा गया है, ऐसी तस्वीर मीडिया में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, आजकल हम तमाम जगह पे देख रहे हैं कि एक संवाद भी कमी होती है, संवाद की कमी होती है, तालमेल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है। एक स्वस्थ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सामंजस्य की आवश्यकता है जी। सर मैं इसलिए मैं ये चर्चा कर रही हूँ। जी जी जी, चलिए, पुलिस पे ज्यादा चर्चा नहीं, जी पुलिस पे सर। ज्यादा चर्चा नहीं। और ऐसे पुलिस 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 की मेहरबानी भी अभी पत्रकारिता पे इन दिनों जबरदस्त है, चल रही है, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं। सर आपके आदर्श पत्रकार कौन है, जिससे आप यहाँ बताना चाहें? मेरे साथ के पढ़े हुए दो तीन लोग तो अभी भारत के चैनल हेड हैं, उनका नाम नहीं लूं तो वो नाराज हो जाएंगे। बड़ा विकट सवाल आपने पूछ दिया है। मेरे लिए मेरा आदर्श मेरे लिए जो मेरा जी। आदर्श पत्रकार है, वो है मेरा बचपन का मित्र। हम दोनों ने साथ साथ पत्रकारिता शुरू की। जी। मैं उसे आदर्श पत्रकार मानता हूँ। सासाराम शहर का आलोक चमड़िया नामक पत्रकार मेरे आदर्श पत्रकार है। जी। पत्रकारिता यदि सीखनी हो तो आलोक चमड़िया से कोई सीखे। वो एक ऐसा पत्रकार है जिसने लिखने का साहस किया कि अपहरण की योजना सासाराम जेल में बनती है। यह आलोक चमड़िया ने लिखा। आलोक चमड़िया न सिर्फ एक पत्रकार है, बल्कि वो एक पर्यावरण प्रेमी भी है। शेरशाह के मकबरे का तालाब, जहां कभी लोग, जिस तालाब से लोग पानी रसोई घरों में शेरशाह के मकबरे का पानी उपयोग में लाया जाता था, उस तालाब को लोगों ने बर्बाद कर दिया। और हर साल ये अनुष्ठानिक पर्व हुआ करता था कि लोग उसमें मूर्ति विसर्जन किया करते थे। आलोक चमड़िया ने न सिर्फ रिपोर्ट के जरिए इस बात का, इस प्रथा का, इस अनुष्ठान का विरोध किया, हिंदू होने के नाते, हिंदू होने के हम्म। बावजूद उसने न इन सब चीजों का विरोध किया, बल्कि उसने पीआईएल भी दायर किया। और खुशी की बात है कि आलोक चमड़िया वो मामला जीत गया और उसने वहां पे विसर्जन रुकवा दिया। पत्रकार बनो तो आलोक चमड़िया बनो। सुधीर चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, दीपक चौरसिया बनने की जरूरत नहीं है, आलोक चमड़िया बनो। बेहद ही जिद्दी पत्रकार, बहुत जिद्दी है। और मुझे दुख होता है कि मैंने इतना काम करने के बावजूद
मैंने आलोक चमड़िया का कद नहीं पाया। इस बात का दुख सालता रहेगा और मैं आपके माध्यम से आलोक की पत्रकारिता को सलाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने उनका नाम यहाँ लिया है, आलोक चमरिया सर का। तो सही कहा आपने सर की पत्रकारिता है एक जिद्दी पत्रकार बनना, और जिद्दी मतलब समाज के लिए, मानवीय संवेदनाओं के लिए, जो जी सामाजिक सरोकार के लिए बातें करते हैं और समाज के हित के लिए लिखते हैं और बातें जी। करते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया सर आपने। अब मैं आपसे आखिर में चलते चलते नई पीढ़ी के पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा सर आपका, इस जो भी पीढ़ी के तमाम पत्रकार को, बच्चे हाँ दर्शक जी सुन रहे हैं? जी सर। देखिए, पहले तो एकमात्र पत्रकारिता थी, वो थी प्रिंट पत्रकारिता। उसका जी। टीवी का दौर आया। टीवी ने भी अपना कमाल और धमाल दिखाया, अच्छे काम भी किए टीवी, ऐसा नहीं है। उसने कई चीजों को सामने लाकर, और जेसिका मर्डर कहिए चाहे जो भी कहिए, और जितने बहुत सारे हम्म। दृष्टांतों में टीवी पत्रकारिता हम्म। की भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही है। मैं उसे एक जी। सिरे से खारिज नहीं कर सकता। और टीवी पत्रकारिता के बाद जो अभी सबसे खतरनाक स्थिति आई है, टीवी की भी अपनी कहीं ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है टीवी पत्रकारिता की। जो सबसे खतरनाक दौर जो आज चल चल रहा है, वो है सोशल मीडिया का पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता जो अभी हम लोग कर रहे हैं। दिक्कत जी। की बात जी। हो गई है, जो सीरियल जर्नलिस्ट के नाम पे जिसे जहां मन आ रहा है, वो अफवाह फैलाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, वो एक फुटेज लिया, एक शॉट लिया और सीधे उसने यूट्यूब पे डाल दिया। किसी के चरित्र हनन के लिए 2,000 रुपए का कैमरा, 2,000 का कमरा, और बाकी आप समझ लीजिए, आप 6,000 में किसी के बने बनाए चरित्र को आप आराम से ध्वस्त कर सकते हैं। ये एक बड़ी विकट स्थिति आई है, और इस विकट स्थिति को झेलने के लिए लोगों में आत्मबल होना जरूरी है। लेकिन जहां तक बात आज के पत्रकारिता की है, आज की पीढ़ी की पत्रकारिता के लिए है, मेरा यही कहना है कि पढ़िए, उस कल्चरल ज्योग्राफी को समझिए, देश को जानिए, अपने समाज को जानिए। धर्म के लिए जितना ज्यादा आप संवेदनशील हैं, उससे ज्यादा अपने हम्म। समाज के लिए संवेदनशील हैं। समाज के उन तमाम आयामों को समझिए, महिला महिला उत्थान को समझिए, महिला जागरूकता को समझिए, महिला अस्मिता को समझिए, मानवीय अस्मिता को समझिए। आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में यूट्यूब चैनल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप उन प्रतिमानों को समझिए, उन आयामों को समझिए, उन शर्तों को समझिए, जिस चीज को लेकर आप किसी के सामने रूबरू होते हैं। बदनाम कर देना, किसी का स्टिंग कर देना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के नाम देखिए जिन्होंने स्टिंग किया हो, उनकी पत्रकारिता का अंत कैसा हुआ, उनके पत्रकारिता का भविष्य क्या रहा। आप पत्रकारिता सकारात्मक चीजों के लिए कीजिए। यदि कहीं अपराध है तो उस अपराध का आप जरूर भंडाफोड़ करें, लेकिन इसका देख लें कि इसका समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आप जाइए अज्ञेय के जमाने के पत्रकारिता देखिए, रघुवीर सहाय जी के समय की पत्रकारिता देखिए, और वही पत्रकारिता आपको कालजयी बनाए या ना बनाए, लेकिन हाँ, आपकी पत्रकारिता को एक टिकाऊ और एक मजबूत आयाम जरूर दे सकता है। जी। बहुत अच्छी बात कही है सर कि मजबूती प्रदान करना है, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आती है बहुत सारी बातें। और पत्रकार होने का मतलब है लगातार गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा संदेश दिया है सर। जो भी अगली पीढ़ी है और जो बच्चे हैं, मैं भी हूँ, तो हम सब समझ रहे हैं कि आपका संदेश बहुत ही अच्छा रहा कि किस तरह से आप, जो आपने कहा कि गहन अध्ययन ही एकमात्र वो शक्ति है जो अच्छा पत्रकार बनने के लिए चाहिए। पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। तो बहुत अच्छा लगा और आपसे भाषा का बात ज्ञान, करके। भाषा का ज्ञान भी, सॉरी, भाषा का भाषा ज्ञान। का ज्ञान भी साथ में। ये भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को साथ लेकर के फिर आप अच्छे पत्रकारिता कर सकते हैं, समाज हित में काम कर सकते हैं। और कुछ सोच के पत्रकारिता नहीं होती है, बस पत्रकार अगर आपको जुनून है और एक आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, संवेदना है आपके अंदर, तो आप पत्रकार बनिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। और भाषा का ज्ञान भी आपको होना आवश्यक है, तभी आप एक सच्चे पत्रकार
कहला सकते हैं। सर, आपसे बात करके, संवाद करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला आपसे। आपके अनुभव इतने अच्छे अनुभव मुझे भी रहे बहुत आपके। अच्छा लगा। हाँ, जी लेकिन आपके सवाल कुछ जी। थोड़े ही ज्यादा वो चौंकाने वाले थे, दुविधा में डालने वाले थे। लेकिन चलिए, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो इतनी छूट रहती है कि आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, इससे है कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करने का, अपनी बात कहने का। और जी फिर मिलेंगे, फिर कभी जो है मौका मिला तो आपके जी, साथ फिर जुड़ेंगे। जी, नमस्कार। बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे, बातें करेंगे, संवाद करेंगे, और बहुत दर्शकों के लिए और जो हमारे कार्यक्रम सक्सेस से साक्षात्कार में हम फिर से कुछ नए मुद्दों पे भी बातें करेंगे। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार।